उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इन दिनों में। ये आजवा नेपाल के अंदर वो नया जो नक्शा था वो पास हो गया। पूरे खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग होने जा रही है। प्रॉक्सी इंडिया सॉरी चाइना और अमेरिका की जो प्रॉक्सी है वो इस खित्ते में लड़े जाने के इम्कान वो शुरू हो गई है जी। अच्छा, और उसमें वापस आके आपसे इस पर अच्छा अब उसमें सीआईए दरमियान में है। ठीक है, सीआईए खुद प्रॉपर सीआईए दरमियान में है। सही, अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वो पेंटागन या अमेरिका या चाइना सॉल्व, इसके दरमियान में प्रॉपर सीआईए कूद गई है, कूदी हुई है। इंतहाई अहम मौजू पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे मजीद वापस आके इस पर बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी क्राइसिस के हवाले से आपने बात की कि सिक्योरिटी ख़तरात भी पैदा होने जा रहे हैं, तो क्या वाकई में आप समझते हैं कि सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा होंगे और इसको संभालना मुश्किल होगा? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं ना बात के, ये गैलवान वैली में क्या हुआ, तो वो लद्दाख में क्या हो रहा है, तो हॉट स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है, ये बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद चेयरमैन माओ का वो पंजा है जिसमें वो कहते हैं कि ये 5 उंगलियां, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, तो भूटान भी है, तो ये भी है, लेकिन जो हथेली है चेयरमैन माओ के वो है तिब्बत जी। अच्छा, तिब्बत की अब कहानी बड़ी अजीब सी है। इस पे ब्रूस रिडल, जो मैंने सीआईए की बात की ना आपसे, ब्रूस रिडल की किताब है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, तिब्बत सीआईए एंड साइनो इंडिया वॉर। ये जो किताब है ना JFK के बारे में, ब्रूस रिडल एक ज़बरदस्त ब्रूकिंग्स से वाबस्ता है और उनकी गहरी नज़र है पूरे खत्ते पे। अच्छा, अब वो उस किताब के अंदर भी और उससे हटके भी जो CIA के डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं 1950 या 1960 के, वो जो CIA के पेपर्स हैं वो बड़े अजब हैं। वो ये पेपर्स ये बताते हैं, इसको थोड़ा बड़ा खींचेगा ये पेपर थोड़ा सा ताकि लोग देख भी लें। वो पेपर्स ये बताते हैं कि जैसे ही 49 के अंदर, यानी 47 में पाकिस्तान बना और 49 के अंदर चाइना, तो उसी वक्त तिब्बत प्रोजेक्ट एक बनाया CIA ने। और वो जो तिब्बत प्रोजेक्ट था वो ये था कि चेयरमैन माओ के खिलाफ जो KMT है, जो KMT के लोग थे, वो उसको सपोर्ट करना है इंडिया ने, CIA इंडिया और ब्रिटेन। अच्छा, ये बाजार आपको बहुत बड़ी अजीब सी लगती है कि उस वक्त CIA यहाँ क्यों आएगी? मतलब CIA जो है वो 50s के अंदर और लेकिन CIA का बाकायदा तिब्बत प्रोजेक्ट है और CIA यहाँ के बैठती है। और उसके बाद CIA का जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से वो एक यूनिट है इन पेपर्स के मुताबिक, जो पेपर्स अब डीक्लासिफाई हुए, और कमाल उससे समझ आता है कि आपको क्या खेल है। वो फिर वहाँ से दलाई लामा को, जो कि बुद्ध मत के एक ज़ाहिर है कि 14वें दलाई लामा हैं, उनको वहाँ से वो निकाल के इंडिया लाते हैं और इंडिया में लाके यहाँ धर्मशाला में नई दिल्ली में उनको रखा जाता है। आप समझें कि वही 49-50 से लेके और अब 2020 तक, और उन यहाँ उसके साथ ही एक जलावतन हुकूमत भी कायम हो जाती है। तिब्बत की जलावतन हुकूमत भी कायम हो जाती है। तिब्बत के एक वजीर आजम भी मौजूद हैं, तिब्बत के कोई वजीर भी मौजूद हैं जो दिल्ली में रहते हैं, और उनको 1,80,000 डॉलर सालाना उनको CIA देती है अकॉर्डिंग टू देयर ओन डॉक्यूमेंट्स। और पूरी दुनिया में उसके बाद हायर किया गया मीडिया के लोगों को, इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, सारा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि वो CIA उस वक्त बैठ के, मुझे नहीं पता CIA के वो सेल्स अब इस वक्त एक्टिव हैं या नहीं है, लेकिन उस वक्त CIA इसको इस तरह रीड कर रही है कि मुस्तकबिल में, आप देखिए ना इंटेलिजेंस की दुनिया, इंटेलिजेंस वॉरफेयर, वो कह रहे हैं मुस्तकबिल में कहीं चाइना अगर उभर गया तो हमें चाइना के खिलाफ ये दलाई लामा और जो तिब्बत के लोग हैं और जो बुद्ध मत के लोग हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है। अब मसला ये है कि वो दलाई लामा जो है वो 14वें दलाई लामा है, और दलाई लामा जो हैं वो 1935 में गालिबन या 1930 में पैदा हुए थे, 85 साल उनकी गालिबन उम्र है, और वो 2 साल के थे जब उनको पता चला कि उनसे पहले जो 13वें दलाई लामा थे वो दोबारा उनका जन्म दोबारा हुआ है। इनका ये तस्वुर है बुद्ध मत में। अच्छा, अब मसला ये है कि अब जो अगला दलाई लामा है वो कौन होगा? तो वो पेंगल लामा के नाम से
वो एक नंबर 2 जो ओहदा है इनमें बुद्ध मत में, वो पेंगन लामा का है। इन्होंने ये कहा दलाई लामा ने कि, और दलाई लामा की सेहत अच्छी नहीं है, इन्होंने ये कहा, दो बातें की। पहले तो इन्होंने कहा कि एक बच्चे को इन्होंने अपॉइंट कर दिया, इन्होंने कहा कि वो पेंगन लामा है, वो चीन में रहता है। तो चाइना ने कहा हम तो नहीं मानते, वो बच्चा ही कहीं गायब हो गया, उसकी तो दूसरा बच्चा बैठा हुआ था। अच्छा, अब मामला ये है कि अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो आरएसएस है, आरएसएस का दबाव आ रहा है मोदी पे कि तिब्बत के लिए कुछ करो। नेपाल निकल गया ना हाथ से, आज नेपाल भी निकल गया, भूटान भी निकलने जा रहा है, ये इलाके भी सारे निकल गए, गैलवान वैली, लद्दाख, ये सब कुछ निकल गया। अब मसला ये है कि वो तिब्बत जो है वो जो अरुणाचल प्रदेश है उसको तिब्बत अपना, उसको जनूबी तिब्बत कहता है, जिनको ये अपनी वो कहते हैं ना कि ये हमारी रियासत है एक। जो दोकलाम पे क्राइसिस हुआ था 2017 में, जो 75 दिन जो फौजें खड़ी रही थी, तो दुखलाम क्या है? दुखलाम जो है वो भूटान और तिब्बत के दरमियान, उसका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, सही, लेकिन वो चिकन नेक के करीब है। वो जो चिकन नेक है जो कि 7 रियासतों के साथ जोड़ती है, वो दुखलाम उसके करीब है बिल्कुल। तो वहां जनाब क्या हुआ कि चाइना और भूटान का आपस का मामला था, यानी तिब्बत और भूटान का। भूटान ने आवाज लगाई मोदी को, मोदी मुझे बचाओ, ये कूद गए बीच में, क्योंकि इनको पता है कि वहां पर अगर आ गए तो वो 7 रियासतें गई। अच्छा, अब वो मामला वैसा नहीं होगा, अब ना भूटान आवाज लगाएगा ना कोई दूसरा आवाज लगाएगा, क्योंकि अब जमीन जाती जा रही है और किसी भी वक्त इस बात के इम्कानात हैं कि वो ये जो अपनी जो बाकी रियासतों पे जिन पे क्लेम है, ये अच्छा रियासतें, ये कोई एलएसी वेलएसी नहीं है, ये ख्याली पुलाव है, ये वो जो अंग्रेज दे गया बना के। यानी क्या लॉजिक क्या है कि जी मैकमोहन कौन था भाई? मैकमोहन बना गया। जैसे हम नहीं मानते इस कश्मीर की ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इस तरह चाइना भी नहीं मानता। वो कह रहे कौन सी लकीर कौन खींच के चला गया, ये तो हमारा इलाका है। अब वो अपने इलाके लेते जा रहे हैं, और वो अपने इलाके जो लेते जा रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन एक इलाके में, उनकी कोऑर्डिनेशन पाकिस्तान के साथ है बिल्कुल, क्योंकि उस इलाके में सी पैक स्टार्ट होना है। ये वो इलाका है जहां से दरिया भी उठते हैं, और अगर ये दरिया आ गए चाइना के पास तो पता चला कि उनका ब्रह्मपुत्रा से लेके और गंगा जमुना ये सारे दरिया, और वो कंबोडिया लाओस से लेके और दरिया सिंध से लेके सारा पानी भी आपका जो है वो। अब चाइना करता जा रहा है, इंडिया पीछे होता जा रहा है। आरएसएस का दबाव आ रहा है मोदी पे कि एक मिनट भाईजान, ये तो गौतम बुद्ध तो हमारे यहाँ पैदा होके चाइना गए थे, वो मजहबी रंग देते हैं ना इसको, कहते हैं गौतम बुद्ध तो यहाँ पैदा होके वो वहां गए थे, और ये जो कैलाश के पहाड़ हैं यहाँ पे तो शिवाजी रहते हैं अपने अहले खाना के साथ, तो हिंदुओं का जो मुकद्दस मकाम है वो आपने हमारे लिए बंद कर दिया। और जो गौतम बुद्ध का ये जो दलाई लामा है वो यहाँ पड़े हुए हैं, और दलाई लामा को कुछ हो गया तो अगला दलाई लामा तो चीन में पैदा हो, तो हमने क्यों रखा हुआ है इनको ये धर्मशाला बना के, ये धर्मशाला के नाम से। वहां पे दलाई लामा आप सोचें कि 1950 से बैठे हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, और उनके पास जाहिर है कि उनको अच्छे नफीस आदमी, उनको प्रोजेक्ट किया बाकायदा, अच्छी बात करते हैं वो। लेकिन इशू ये कि पॉलिटिकल इशू है, और इशू ये कि सीआईए का प्रोजेक्ट तिब्बत। अच्छा, अब मसला ये है कि अब क्या वो प्रोजेक्ट तिब्बत इस वक्त है एक्टिव या नहीं एक्टिव, बात नंबर 1, क्योंकि अभी तक उसके आसार नजर नहीं आ रहे कहीं कहीं प्रोजेक्ट तिब्बत एक्टिव हो। लेकिन 50 की दिहाई में या उस 62 की दिहाई में अगर ये उनके डॉक्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं, और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, कौन आप इसकी पढ़ेंगे, कोई 200-250 हैं, यहां से इतने कमांडोज जाएंगे, दलाई लामा के भाई को ट्रेन किया जाएगा, दलाई लामा का भाई आगे से 6 पनाहगुज़ीन जो हैं तिब्बत के उनको लेके जाता है, फिर गोरिल्ला वॉरफेयर करवाते हैं, फिर ये करवा। अच्छा, ये अगर हमारे इल्म में है तो चाइना के इल्म में नहीं होगा। देखिए ना, हम तो अब इसको समझ रहे हैं, तो चाइना के इल्म में नहीं होगा। तो चाइना को नहीं पता कि यहां पर सीआईए क्या कर रही है, दलाई लामा ये तिब्बत के अंदर कौन खेल रहा है। यानी इसको आप सिंपल चाइना विज़ावी इंडिया ना समझें। यहां 1950 से सीआईए बैठी है तिब्बत प्रोजेक्ट। अच्छा, क्यों बैठी है, क्या चाहते थे, क्या वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया या अभी मौजूद है? मौजूद है तो फिर कहां पे है वो तो साउथ चाइना में उनको एंगेज कर दिया है। देखिए ना, चाइना ने इंडियन ओशन में भी एंगेज किया हुआ है, उधर आपके साइबर स्पेस में उनको लॉक कर दिया है। उसके बाद जो इकोसिस्टम्स हैं सारे, पाकिस्तान का इकोसिस्टम, एक ओवरऑल इकोसिस्टम भी है ना, मुल्कों की इकोसिस्टम भी उनके कंट्रोल में आ गए हैं, और सी लेन्स भी उनके काबू में आ गई हैं, आउटर स्पेस में भी वो हैं, साइबर में भी वो हैं, सी लेन्स में भी वो हैं, सड़कों पे भी वो हैं। तो बात यह है कि अब इस पूरी पिक्चर में इस बात के कभी इम्कानात हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज देखें, आज नेपाल ऐसे चुप है, भारत नेपाल ने ये सारा काला पानी वानी निकल गया, नए नक्शे में आ गया उनके।
तो नेपाल का नया नक्शा है, उसमें ये सब गया। सही। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस हवाले से आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात की तरफ आते हैं। आज अपोजिशन ने भी बजट 2020 और 21 पर शदीद तनकीद की है और इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मंजूर हो जाएगा इन हालात में, और क्या बजट इससे कोई और बेटर ऑप्शन नहीं? क्या तनख्वाहें बढ़ाते, क्या मतलब क्या? देखिए ना, अब कुछ आमदनी का भी नहीं पता कितनी होनी है, टैक्स कलेक्शन कितनी होनी है, मईशत कैसे चलनी है, तो लोगों को